Hello students, today we will see in chapter of supply exceptions to the law of supply. The question that might now arise is, does the law of supply have exceptions like the law of demand? लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एक्सेप्शंस थे, यानी कुछ प्रोडक्ट के लिए वो एप्लीकेबल नहीं थे, लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं था। उसी तरह लॉ ऑफ सप्लाई के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, though several exceptions are pointed out by some people, these are technically debatable। ठीक है, हम उन पे डिस्कस कर सकते हैं, अलग अलग पर्सन के अलग अलग व्यूज़, अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं। डिबेट के लिए ये टॉपिक हम ले सकते हैं इस तरह से। Exceptions to the law of supply arise when supply of a good rises when its price falls and supply falls when price rises when other factors are held unchanged। मतलब लॉ ऑफ सप्लाई अगर रिवर्स हो जाए, उल्टा हो जाए, तो उसके वो सारे प्रोडक्ट्स के लिए वो सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि एक्सेप्शंस है टू द लॉ ऑफ सप्लाई। तो ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं? एक तो रेयर गुड्स। रेयर मतलब क्या? कभी कभार जिसकी ज़रूरत हो, कभी कभार जिसकी सप्लाई हो और कभी कभार हम उसको कंजम्पशन के लिए यूज़ करें। सर्टन गुड्स आर रेयर and hence even if there is a significant rise in their prices, their supply does not rise. For example, ancient coins, ancient idols, original manuscripts, old books, ancient handicrafts, etc. However, such goods do not have any current production and therefore, instead of considering this as exceptions to the law of supply, should be kept out from the study of supply। तो ये सारे गुड्स ऐसे हैं जो प्रोडक्शन नहीं होते, बार बार प्रोडक्शन नहीं होते, जो पुराने ज़माने के हैं, तो उनकी सप्लाई होगी ही नहीं, तो उनके प्राइस बढ़ेंगे या घटेंगे। अगर किसी को उसका शौक़ होगा ख़रीदने का या फिर स्टॉक में रखने का, तो वो ख़रीदने वाले ही है। दूसरा है पेरिशेबल गुड्स, मतलब ऐसे गुड्स जो बिगड़ जाए जल्दी, ठीक है, 24 आवर्स में पेरिश हो जाए या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन में वो ख़राब हो जाए, हमें उनको बेच देना ही चाहिए। हाईली पेरिशेबल गुड्स लाइक मिल्क प्रोडक्ट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, मीट, एग्स, फिश, ripe fruits, flowers, etc. cannot be stored for a long time. Hence, even if their price falls, their supply will not contract as they cannot be preserved and hence must be sold। तो अगर ये सारे प्रोडक्ट्स जो कि है पेरिशेबल प्रोडक्ट्स, उनकी प्राइस घटेगी तो भी उनका सप्लाई जो है वो कम नहीं होगा, वो तो जितना सप्लाई हो रहा है उतना होगा ही, ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट का सप्लाई ना करके, ठीक है, अगर हम रखें तो फिर वो बिगड़ जाएंगे, ठीक है। एक बार उनका प्रोडक्शन हो गया तो हमें उनको सप्लाई कर देना पड़ेगा, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर नहीं हो सकता। हाउएवर, in current times with the availability of cold storage, even this exception is debatable। अब कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी अवेलेबल है तो हम ये पर्टिकुलर पॉइंट को भी डिबेट में ले सकते हैं। कुछ ऐसा बोलेंगे कि नहीं, हम उनको कोल्ड स्टोरेज में रख के उनका सप्लाई अटका सकते हैं उनकी प्राइस बढ़ाने के लिए, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे प्राइस डिटर्मिनेशन इन द मार्केट। मार्केट में प्राइस को कैसे डिसाइड किया जाता है, प्राइस किस तरह से नक्की किया जाता है, ठीक है। प्राइस डिटर्मिनेशन एक्सप्लेन्स द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग अ स्टेबल प्राइस एट विच गुड्स आर एक्चुअली बॉट एंड सोल्ड इन द मार्केट। तो ऐसी एक प्राइस को डिसाइड करना जिस पर हम गुड्स को बाय एंड सेल कर सकें मार्केट में। Such determination of prices is done in all forms of market and is known as determination of equilibrium price level। Equilibrium मतलब वो लेवल जिस पर डिमांड एंड सप्लाई हो वो बराबर हो, इक्वल हो, ठीक है। ले पर्सन यानी कि कॉमन मैन may think that prices are decided by the producer or seller, but in reality it is not so। Individual producers or sellers do not decide the prices। Prices are determined by the interaction of market demand and supply। तो मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई दो ऐसे फोर्सेस हैं जो कि प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। अगर डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक है,
तो प्राइस जो है वो ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, और अगर सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है, तो प्राइस भी ज़्यादा होगी, क्योंकि सप्लाई कब ज़्यादा करेंगे, जब मार्केट में प्राइस मिल रहा है, कस्टमर्स खरीदने के लिए तैयार हो। सिंस सप्लाई शेड्यूल एंड डिमांड शेड्यूल move in opposite directions, equilibrium is attained only where the two curves intersect each other। दोनों को, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है, डिमांड का वो नीचे आता है और सप्लाई का जो है वो ऊपर आता है। तो ये पॉइंट पे जहाँ दोनों मिलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं यानी टकराते हैं, उस पॉइंट पे हम इक्विलिब्रियम अचीव कर पाएंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस ए लेवल। सच अ प्राइस prevails in the market and individual sellers take this price as a signal to determine prices of their individual produce in the industry। In perfect competitions, firms takes this price as given यानी कि constant। In monopolistic and oligopoly markets, this price is taken as a signal। monopolistic मतलब क्या, जहाँ पे एक ही प्रोडक्ट के लिए एक ही सप्लायर हो, मोनोपोली हो, दूसरा कोई सप्लाई ना कर पाए, और ओलिगोपोली मार्केट्स में एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। इवन अ मोनोपोलिस्ट हैज़ टू टेक अ प्राइस सिग्नल फ्रॉम द टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई। तो अगर मोनोपोली होगी, एक ही सप्लायर होगा एक प्रोडक्ट के लिए, तो भी उसको डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस का कंसिडरेशन करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, द मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई आर कॉल्ड द इनविजिबल हैंड्स ऑफ द मार्केट एंड द एंटायर प्रोसेस इज़ इनविजिबल। वो दिखता नहीं है, ठीक है, पर वो डिटरमाइन करता है प्राइस को। द टू कर्व्स फ्रॉम अ क्रॉस एज शोन इन द फिगर बिलो। तो यहाँ पे हम देख सकेंगे किस तरह से प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है मार्केट में। इन द फिगर द डिमांड कर्व DD एंड द सप्लाई कर्व SS मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस। हाउएवर दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट E which is called the equilibrium point, that is the equilibrium price level। ये यहाँ पे टकराते हैं, दोनों यहाँ पे क्रॉस होते हैं, तो इसको पॉइंट E नाम दिया गया है, जिसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। एट दिस पॉइंट द इक्विलिब्रियम प्राइस इज़ ₹30, ठीक है, यहाँ पे 30 रुपीज़ प्राइस है, देखो। एंड द क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई इज़ 600 यूनिट्स। तो क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई कितनी है, 600 यूनिट्स है, विच इज़ कॉल्ड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। 30 को बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस, 600 को बोलेंगे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और पॉइंट E को बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। अभी हम देखेंगे इमेजिनरी मतलब क्या, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल की तरह है। तो इमेजिनरी शेड्यूल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अभी हम देखेंगे प्राइस 10, 20, 30, 40, 50। 10 पे प्राइस इन कॉमोडिटी है, ये प्राइस नहीं है एक्चुअली, ये डिमांड है, यहाँ पे गलत दिखाया गया है, डिमांड ऑफ कॉमोडिटी इन kg एंड सप्लाई ऑफ कॉमोडिटी इन kg। अभी हमें लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो करना पड़ेगा। कम प्राइस है तो ज़्यादा डिमांड होगी, और जिस तरह से प्राइस बढ़ेगी वैसे डिमांड क्या होगी, कम होती जाएगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में, प्राइस और डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। उसी तरह सप्लाई में देखेंगे तो सप्लाई और प्राइस के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, वो दोनों एक ही डायरेक्शन में चलेंगे। प्राइस कम है, सप्लाई कम है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सप्लाई की क्वांटिटी भी बढ़ती जाएगी। तो अब हम इन दोनों को प्लॉट करेंगे। प्राइस को एज यूजुअल y एक्सिस पे रखेंगे, और डिमांड और सप्लाई यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम दोनों में सेम है, मिनिमम है 200 और मैक्सिमम है 1000। तो इसलिए यहाँ पे 200, 400, 600, 800, 1000 एक्स एक्सिस पे डिमांड एंड सप्लाई को दिखा दिया। अब हम दोनों को प्लॉट कर देंगे। एक यहाँ पे डिमांड को प्लॉट करेंगे, 10 पे है 1000, इस तरह से ये वाला जो कर्व है वो डिमांड कर्व होगा, ठीक है, और यहाँ से जो ऊपर जा रहा है 200, 400, तो ये वाला जो है वो सप्लाई कर्व है, तो DD लिख देंगे और SS लिख देंगे, ठीक है। तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे उसको हम बोलेंगे पॉइंट E। अभी हम यहाँ पे A दिखाएंगे। A में 40 पे 400 है, फिर B पे 20 पे 400 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, डिमांड है। डिमांड, प्राइस ज़्यादा होगी तो डिमांड कम होगी, और प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। 40 पे कितनी डिमांड है, 400, और 20 पे कितनी डिमांड है, 800। उसी तरह से सप्लाई को कंसिडर करें तो प्राइस 40 है तो 400 है,
प्राइस अगर उससे कम होगी तो 200 हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे एक स्क्वायर जैसा बनाया गया है कि 40, 400, 20, 400, ठीक है। उसी तरह से 40, 800 और 20, 800। तो ABCD इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया गया है, हम उसको देखेंगे। और ये जो यहाँ पे है उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। इक्विलिब्रियम प्राइस कितनी दिखाई गई है यहाँ पे 30 रुपीज़, ठीक है। तो ये वाला जो बीच का है, क्योंकि यहाँ पे 5 वैल्यूज़ है, ये वाला जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस होगा। इफ़ प्राइस इज़ raised by the industry to ₹40 by ignoring the demand and supply schedules, the total demand contracts to 400 units from 600 units while the supply expands to 800 units। अगर प्राइस को 40 कर दिया जाए तो डिमांड 600 से 400 हो जाएगा और सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगा 600 से लेकर 800 तक हो जाएगा, ठीक है। सिंस डिमांड इज़ लेसर देन सप्लाई, 400 है और यहाँ पे 800 है, एज शोन बाय द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स E एंड C। डिमांड कितना, सप्लाई से डिमांड कितना कम है, 400 यूनिट्स है, डिमांड है 400 यूनिट्स और सप्लाई है 800 यूनिट्स, ठीक है। 400 और 800, तो 400 और 800 के बीच जो गैप है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, द मार्केट प्राइस विल हैव अ टेंडेंसी टू फॉल बैक टू 30। क्योंकि डिमांड और सप्लाई के बीच गैप है, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड नहीं है, तो सप्लाई को सेल आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइस को घटाना पड़ेगा, तो ही डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। अगर हम प्राइस को थोड़ा कम करेंगे तो हमारा जो एक्सेस सप्लाई है 400 यूनिट्स का, ठीक है, वो बिक जाएगा। देखो इसको कैसे इजीली समझेंगे। डिमांड जो है वो 400 है और सप्लाई जो है वो 800 है, ठीक है। डिमांड है 400, सप्लाई जो है 800, ठीक है। तो प्रोडक्शन हुआ है मेरा 800 और डिमांड लोग लेने के लिए तैयार कितना है 400, ठीक है। तो मेरा 400 का जो है वो एक्स्ट्रा पड़ा रहेगा, ठीक है। अगर मुझे इसको बेचना है तो यहाँ पे 40 रुपीज़ प्राइस पे ये सिचुएशन है मेरी, ठीक है। अगर मैं 30 रुपये मेरी प्राइस कर दूँ जो कि है इक्विलिब्रियम प्राइस, तो मेरा 400 जो एक्सेस था वो मेरा बिक जाएगा, ठीक है। इसको जो कि है दिखाया गया है A और C के बीच, ये जो गैप है, ठीक है, मुझे इस पॉइंट पर लाने के लिए प्राइस को 30 रुपीज़ करना पड़ेगा, तभी जाके मेरा जो बचा हुआ क्वांटिटी है 400 का वो मेरा बिक पाएगा। द मार्केट प्राइस विल हैव अ टेंडेंसी टू फॉल बैक टू ₹30। दिस इज़ द इक्विलिब्रेटिंग प्रोसेस ऑफ द मार्केट। Now, if price is reduced by the industry to 20 by ignoring the demand and supply schedules, the total demand expands to 800 units when the supply contracts to 400 units. Since demand is greater than supply as shown by the distance between points D and B, the market price will have a tendency to rise back to 30. This again is the invisible process of the market. अभी दूसरी सिचुएशन क्या है, अगर मैंने प्राइस 20 कर दी, 40 नहीं, मैंने प्राइस कितनी कर दी 20, तो प्राइस घट गई 30 से 20 रुपये हो गई, तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि प्राइस कम हो गई। पर मेरे पास सामने इतना सप्लाई नहीं है, ठीक है। डिमांड 800 है पर सामने प्रोडक्शन कितना है 400 है, मतलब पब्लिक गांडी हो गई है। पब्लिक क्या करेगी, डिमांड करेगी, वो 20 रुपीज़ प्राइस पे वो लेने के लिए तैयार है। तो जो हमारे बिजनेसमैन हैं वो क्या करेंगे, 400 रुपये का, अगर मेरे पास प्रोडक्शन ही कम है तो वो प्राइस बढ़ा देंगे, क्योंकि उनको पता है कि मैं प्राइस कितना भी दूँ मार्केट में पब्लिक लेने वाली है, तो प्राइस के बढ़ने की शक्यता ज़्यादा हो जाएगी, क्या कि जो गैप है वो सॉल्व हो सके और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हम माल को बेच पाएँ। तो प्राइस 20 से लेकर 30 हो जाएगी, क्योंकि उनको पता है कि कस्टमर्स माल खरीदने वाले हैं। यहाँ पे क्या था, उल्टा था, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था पर डिमांड नहीं थी, तो मुझे प्राइस को घटानी पड़ेगी, क्योंकि पब्लिक मार्केट में आए। पब्लिक कब मार्केट में आएगी, जब प्राइस कम होगी, ठीक है। और अगर उल्टा है तो पब्लिक
क्या है, लेने के लिए तैयार है पर सामने माल नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, वो माल का भाव बढ़ा दूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि कस्टमर्स ख़रीदने वाले ही है माल, ठीक है। तो मैं वो माल का भाव बढ़ा दूँगी और उसको हाई प्राइस में बेचने की कोशिश करूँगी, तो 30 रुपये हो जाएगी वापस प्राइस, ठीक है। तो इस तरह से प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है विद द हेल्प ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। कोई प्रोड्यूसर या सेलर अपने प्रोडक्ट का भाव नक्की नहीं करता, वो मार्केट में आता है तब उसका एक्चुअल प्राइस नक्की होता है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर नंबर 4 सप्लाई कंप्लीट, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से चैप्टर नंबर 5 से। आपको मैं जो एक्सरसाइज दूंगी एज अ होमवर्क वो यहाँ पे कंप्लीट कर लेनी है, थोड़ा ही बाकी है, मैं आपको लिख के देती हूँ, फिर आपको वो कंप्लीट कर देना है और मुझे पिक्स भेजने हैं, और शॉर्टली हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे, तो आप मेरे साथ पढ़ते रहना, ठीक है। अब मैं मेरा जितना कंप्लीट होता है उतना आप भी साथ में कंप्लीट करते जाओ, ओके। थैंक यू सो मच। और अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, ओके।